नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 12 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये डिटेल वीडियो होता है थोड़ा सा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। बीपीएससी का जो नया ट्रेंड है ना, 69 बीपीएससी का पीटी अगर आपने दिया है या आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से करंट अफेयर वगैरह को अब डिटेल में पढ़ना होता है। वन लाइनर का ज़माना चला गया। अभी तक का जो 69 देख कर ट्रेंड पता चलता है वो ओके, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा करंट को डिटेल में। आज जो मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगा वो आपका स्टैटिक में भी है, जैसे एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये स्टैटिक टॉपिक है। स्टैटिक में इकोनॉमिक्स में जब आप वैश्विक संस्थाएं पढ़ते हैं, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, ये सब पढ़ना होता है, तो वहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिलेगा। तो एडीबी आपका स्टैटिक भी है और करंट में भी चर्चा में है। देखेंगे क्या है चर्चा में। देखिए हेडलाइन क्या है कि एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है इसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में 7% के आसपास रहेगा, यानी कि स्लो डाउन दिखाया है इसने। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7.6% था, अभी 7% है और अगले फाइनेंशियल ईयर में 7.2% रहेगा एडीबी के अनुसार। अब देखिए एडीबी हो, अलग अलग बैंक हो, ये सब जारी करते हैं भारत का रैंकिंग इकोनॉमी की। भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े जो इकोनॉमी है उन सभी के लिए प्रोजेक्शन देते हैं, है ना। हमें सबका ध्यान में नहीं रखना है, एडीबी को ज़रूर ध्यान में रखना है। तो इसको मैं समझाऊंगा आपको कि एडीबी क्या है, किस प्रकार से काम करती है, उसके अलावा किस प्रकार से इसका संरचना है, क्या इसे भारत की हिस्सेदारी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्या एशिया के बाहर के देश इसमें सदस्य हो सकते हैं, क्या ये जो एडीबी है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसमें कौन सबसे बड़ा हिस्सेदार है। इस तरह के सवाल जो हैं वो आपके पीटी एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा ज़रा वीडियो को। और एक चीज़ मैं बताता हूँ बीपीएससी के रिगार्डिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अभी मेंस की तैयारी कीजिए, बात मानिएगा मेरी, अभी मेंस की तैयारी कीजिए जिससे आपका पीटी का हिस्सा तैयार हो। दोनों की तैयारी अलग अलग नहीं की जाती है, उस माइंडसेट को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा आपको कि पीटी की अलग मेंस की अलग नहीं। मेंस और पीटी की तैयारी साथ में की जाती है। मेंस के लिए जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका पीटी का हिस्सा तैयार होता जाता है। ज्योग्राफी के जितने मैंने आंसर लिखवाए हैं उसको आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एडीबी क्या है, उसके पश्चात अगले न्यूज़ वगैरह पर भी चलेंगे और भी जो अलग अलग न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले एबीडी के बारे में, एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद आगे के न्यूज़ पर चलेंगे। एक और छोटा सा न्यूज़ है फ्रंट पेज पर, जिसको देख लीजिए। क्या है कि एप्पल ने जो हैकिंग अलर्ट जारी करता है एप्पल, अगर आप आईफोन वगैरह यूज करते हैं तो आपके फ़ोन पर अगर हैकिंग होता है, अटैक किया जाता है, साइबर अटैक किया जाता है, तो एप्पल आपको क्या करता है, ईमेल कर देता है। ईमेल करता है कि देखिए आपके फ़ोन पर अटैक हो रहा है। तो ये जो ईमेल करती थी, तो गवर्नमेंट अगर कई बार फ़ोन का एक्सेस करती थी, किसका, तो पत्रकारों का और जर्नलिस्ट वगैरह जो हो गए या सोशल एक्टिविस्ट हो गए या कई बार विपक्ष के नेता हो गए, इनका गवर्नमेंट कई बार इनकी बातें सुनने के लिए, इनके डेटा चुराने के लिए, इन पर निगरानी रखने के लिए अटैक करती है, साइबर अटैक करती है। तो एप्पल ने क्या किया था, एप्पल ने मैसेज कर दिया था जर्नलिस्टों को और सभी कंपनियों को कि क्या है कि आपके जो फ़ोन है उस पर स्टेट बैक अटैकर्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। क्या मैसेज किया था एप्पल ने, कुछ समय पहले की बात है। स्टेट बैक्ड मतलब कि राज्य समर्थित जो अटैकर्स हैं, जो भारत सरकार समर्थित हैं या ब्रिटेन की सरकार या अमेरिका की सरकार या चीन की सरकार समर्थित जो अटैकर्स हैं, वो आपके फ़ोन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। इस प्रकार का मैसेज भेज देती, ईमेल भेज देती है कौन, तो एप्पल अपने यूजर्स को। एप्पल क्यों फेमस है, तो अपने फ़ोन को सिक्योर बनाने के लिए फेमस, आपको पता ही होगा, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा देता है एप्पल। तो अब एप्पल ने क्या किया है, भारत सरकार के दबाव के कारण, देखिए यहाँ पर सही सही शब्द जो लिखा हुआ ही मैं आपको समझा रहा हूँ, इंडिया के प्रेशर के पश्चात इसने जो स्टेट अटैकर्स लिखा था शब्द, इसको बदल दिया है और स्टेट बैक्ड जो अटैकर शब्द आप भेजता था ईमेल के दौरान, उस शब्द को बदलकर मशीनरी अटैकर्स इन ईमेल अलर्ट्स जो है, ये वर्ड को चेंज कर दिया गया है। भारत सरकार के दबाव के पश्चात एप्पल ने क्या किया, जो ईमेल भेजता है, अगर साइबर अटैक होता है आपके फ़ोन पर तो ईमेल भेजता है, अगर सरकार साइबर अटैक करवाती है तो पहले क्या लिख के आता था, स्टेट बैक्ड अटैकर्स, अब उसके जगह मशीनरी अटैकर्स लिख कर आएगा, जिससे आप क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप भारत सरकार कर रही है या
कोई थर्ड पार्टी और कर रहा है या किस तरह के अटैक हो रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आएगा। तो ये एप्पल ने और अलग अलग जो दुनिया भर के वैश्विक संस्थाएं हैं उन्होंने जो क्लेम किया उसके हिसाब से कि भारत सरकार के दबाव के बाद एप्पल ने इस शब्द को जरा बदल दिया है। इसमें से आपके पीटी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी चीज़ें जहाँ पर आएंगी वहाँ पर अगर आपको विपक्ष में पॉइंट लिखना हो तो वहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। आपको पता ही है कि स्पाईवेयर जो है पेगासस, उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा 2017 में खरीदा गया था। ये भी पता चला था, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका देश में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कराने का काम है। किसका? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का, आईबी का काम है आंतरिक सुरक्षा। बाह्य के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? तो R&AW काम करती है। इसको रॉ नहीं बोला जाता है, R&AW। रॉ का मतलब कच्चा चिट्ठा होता है, कच्चा मटेरियल होता है। तो ये शब्द बड़ा ही गलत है, इसलिए R&AW इसको कहा जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब संस्थाएं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी हो गया, रॉ हो गया, CISF हो गया, NDRF हो गया, उसके अलावा जो आपका ITBP है, ये सब आपको इंटरनल सिक्योरिटी में यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं ADB के बारे में। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एशिया विकास बैंक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, रीजनल है। रीजनल किस क्षेत्र के लिए? तो मुख्य रूप से एशिया के लिए। लेकिन क्या केवल एशिया के देशों को ही सपोर्ट करता है? ये नहीं। क्या केवल एशिया के ही सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे। जिसकी स्थापना 1966 में, एक बार यूपीएससी ने आसियान का स्थापना कब हुआ था यही पूछ लिया था। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसकी स्थापना कब की गई है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। बड़े बड़े जो वैश्विक संस्थाएं होती हैं उसका स्थापना वर्ष जरूर ध्यान में रखिएगा। आप अगर एग्जैक्ट ध्यान में नहीं रख सकते हैं तो इसको रिलेट कर लिया कीजिए। जैसे 1965 के वॉर के एक वर्ष बाद, 1965 के वॉर के एक वर्ष बाद, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई थी। एशिया पैसिफिक जो है, जिसको इंडो पैसिफिक कहा जाता है, उस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किया गया था। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 68 सदस्य हैं। 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत से हैं, जबकि 19 सदस्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है। संस्थापक यानी कि जब इसको बनाया जा रहा था तब जो लोग इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे उस भारत का भी नाम है, संस्थापक सदस्य में आता है भारत। ADB सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, ऋण भी देती है, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्य तथा भागीदारों की सहायता करता है। 31 दिसंबर 2022 तक ADB के 5 सबसे बड़े शेयर धारक में जापान, उसके बाद अमेरिका, प्रत्येक के पास कुल शेयर का 15 से 6%, चीन और भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। टॉप 5 में कौन कौन से हैं? तो जापान है, उसके बाद से आपका अमेरिका है, और फिर चीन है, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस में ADB का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस में एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके शेयर धारक कौन कौन है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अमेरिका का भी इसमें नाम है शेयर धारक में। और क्या इसमें एशिया के बाहर के देश भी, इंडो पैसिफिक के बाहर के देश भी क्या इसमें शेयर धारक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जिसका उदाहरण कौन है? अमेरिका उसका उदाहरण है। मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसको बनाया गया था। अगले न्यूज पर चलते हैं। ADB का इतना इंट्रो भी याद रखेंगे तो आप कम से कम सवाल को कर सकेंगे हल, वहाँ पर एग्जाम में अगर पूछा जाता है। भारत ने ADB से बहुत बार ऋण लिया है और बहुत भारी मात्रा में ऋण भी लिया है भारत ने ADB से, और भारत ADB का सबसे बड़े शेयर धारकों में से भी एक है। 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में से भी एक है। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है, तो इसको जरा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। क्या बोला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? इन्होंने बोला कि भारत और चीन को अपने सीमा विवादों को साइड में रखकर थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ना चाहिए। टू पुट बिहाइंड एबनॉर्मेलिटी इन टाइज, इंडिया चाइना मस्ट एड्रेस बॉर्डर इशू। इन्होंने बोला है कि हमें अपने सीमा विवाद को एड्रेस करना पड़ेगा और उसको पीछे छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पता ही है कि 2020 के मई महीने से लेकर 2024 का मई महीना आने वाला है। अभी तक स्टैंड ऑफ चल रहा है। स्टैंड ऑफ का मतलब दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लद्दाख के पोंगेंसो झील और भी बहुत सारे इलाकों में आमने सामने खड़ी है। इसके अलावा चीन समय समय पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अपना दावा करता रहता है, जिसके पश्चात हमारे जो संप्रभुता है उसका भी उल्लंघन
उल्लंघन होता है। तो इसलिए भारत और चीन के बीच में आपने देखा होगा कि 2020 के बाद से राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है। मंत्री स्तरीय छोटा मोटा बैठक जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई भी बड़ा बैठक नहीं संपन्न किया गया है। इसके साथ साथ भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा अगर कन्फ्लिक्ट है तो किस चीज़ को लेकर है, तो वह बॉर्डर को लेकर ही है। बॉर्डर को लेकर ही है। बॉर्डर जो हमारा है वो कई सारे एरिया में अनडिफाइंड है, जहाँ पर बफर जोन बना दिया गया था। बफर जोन में दोनों देश की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी कई बार। उसके पश्चात चीन ने क्या किया, हड़प लिया और एक लाइन खींच दी कि यही आज से बॉर्डर है। अब उसी कारण से स्टैंड ऑफ चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें मई में कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए थे और वहाँ पर हिंसक संघर्ष हो गया था। गोली बम बारूद तो नहीं चले हैं अभी तक, लेकिन संघर्ष बहुत ही घातक तरीके से हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि टू कंट्रीज नीड टू अर्जेंटली एड्रेस द बॉर्डर टेंशन को हमें तुरंत से तुरंत एड्रेस करना चाहिए और एबनॉर्मलिटी जो है उसको हमें दूर करना पड़ेगा, हमें नॉर्मेसी की तरफ में बढ़ना पड़ेगा। इसके पश्चात जब इनसे इंटरव्यू में, प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू में ये पूछा गया कि जो क्वाड जैसी जो संस्था है, क्या ये क्वाड जैसी जो संस्था है क्या वो भी चीन के काउंटर करने के लिए बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि नहीं, इस तरह का नहीं है। हम समान विचारधारा वाले लोग हैं और हम समान विचारधारा और समान उद्देश्यों के कारण क्वाड जैसी संस्था के में इकट्ठे हुए हैं। QUAD क्वाड की संस्था के बारे में पता ही होगा। इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो भारत है, चीन है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US है, 4 देश इसमें शामिल हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात इन्होंने बोला कि जो क्वाड है वो कोई अलग संस्था नहीं है। जैसे SCO काम करता है जिसमें चीन के साथ सदस्य है भारत, जैसे ब्रिक्स है, उसी प्रकार से एक क्वाड भी वैश्विक संस्था है जो हम अपने समान विचार और समान उद्देश्यों के कारण से काम करते हैं। तो चलिए भारत और चीन का बॉर्डर टेंशन जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैप दिखा देता हूँ। उसके पश्चात हम लोग आगे के टॉपिक पर चलेंगे। हमारे बीच जो संघर्ष है उसका मुख्य रूप से कारण क्या है, तो बहुत लंबी हम बॉर्डर सीमा को साझा करते हैं और ये बॉर्डर कई जगहों पर अनडिफाइंड है, यानी कि जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर निश्चित कर दिया गया है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर निश्चित है LOC को छोड़कर, उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच बॉर्डर अभी तक निश्चित सभी जगहों पर नहीं हो पाया है। विवाद क्या है, भारत चीन संबंध लगभग 75 वर्षों संघर्ष और सहयोग के विभिन्न चक्रों से गुजरा है। कभी सहयोग की भावना भी रही है तो संघर्ष की भावना भी रही है। हाल ही के संघर्ष की सबसे गंभीर घटना है 2020 में लद्दाख के गलवान में और 2022 में अरुणाचल प्रदेश तवांग में देखने को मिला, जहां पर सैनिकों के बीच में, आपको पता है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच गोली नहीं चलाने का एग्रीमेंट है। तो उसी एग्रीमेंट के तहत गोली तो नहीं चलाते हैं, लेकिन तलवार, चाकू, बर्छी, भाला, लाठी, डंडे, पत्थर, इससे लड़ते हैं, पुरातन पंथियों के जैसे। सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों ओर के पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि वर्ष 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकरावों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्पष्ट सीमांकन का अभाव है। भारत और चीन के बीच सीमा अपने पूरे भाग में स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। कुछ हिस्सों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई पारस्परिक सहमति भी नहीं है। होता क्या था, जैसे एक एरिया है, मान लीजिए सीमा पर, यहाँ पर दोनों देश के सैनिक कई बार गश्ती करते थे, तो उन्होंने एक समझौता भी कर रखा था कि जब हम गश्ती करेंगे तो तुम मत आना, जब तुम गश्ती करोगे तो हम नहीं आएंगे। लेकिन विवाद बढ़ने के कारण से क्या हुआ, दोनों समान स्तर पर गश्ती करने लग गए। फिर दोनों ने एक लाइन खींच दिया कि अब आज से सीमा यही होगा। ऐसे कैसे सीमा यही होगा, पोंगैंसो झील का बहुत बड़ा इलाका हमारा था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके बैठा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है और हम जो हैं वो अभी तक इस चीज़ को रोक नहीं पाए हैं। LAC वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। यही स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है कि LAC जो है भारत की आज़ादी के पश्चात से ही अस्तित्व में आ गया था, नहीं, 1962 ईस्वी के पश्चात, 1962 का युद्ध जिसमें हम हार गए थे चीन के साथ, उसी के पश्चात LAC जो है वो आपका अस्तित्व में आया था। भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख की सीमा, मध्य का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा है। सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहित एक दूसरे के मुख्य शत्रुओं के साथ साझेदारी ने उन्हें रणनीतिक भागीदार बनने और रणनीतिक मामलों पर सहयोग करने से अवरुद्ध रखा है। चीन और भारत के बीच बढ़ते शक्ति अंतराल, जहां चीन की GDP भारत की तुलना में 5 गुना अधिक है, ने भारत के लिए चीन के समक्ष झुकने का संकेत दिए बिना किसी भी सामंजस्य के निर्माण
कठिन बना दिया। दरअसल में देखिए, जब शक्ति का संतुलन, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, जब शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है ना, जैसे चीन अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और भारत अगर कम हो जाएगा, वैसे हम कम किसी क्षेत्र में नहीं हैं, इकोनॉमी को छोड़कर हम अपनी रक्षा सुरक्षा करना जानते हैं। अगर आप 10 मारोगे तो हम भी 20 मार सकते हैं, और हमने मारा भी है 2020 में। भले ही उनकी जो मीडिया है वो सरकार के स्पॉन्सर्ड मीडिया है तो उन्होंने छुपा लिया, लेकिन हमने ये तो दिखाई दिया था कि अगर लड़ने आओगे तो फिर आपको भी नुकसान पहुंचेगा ही। और आजकल के समय में 2024 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो युद्ध जो है अगर दो देशों के बीच में होता है तो ये केवल बॉर्डर पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये आंतरिक क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाते हैं, व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो संबंध है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो चीन की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा भारत पर डिपेंडेंट है, भारत की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा चीन पर डिपेंडेंट है। इसलिए दोनों ही देश चाहेंगे कि बिना युद्ध के कोई समझौता हो जाए और हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छे से बनी रहे। क्यों? क्योंकि इससे देश के लोगों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचेगा। ये जो है ये मध्य का भाग है, यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर थोड़ा बहुत विवाद देखने को मिलता है, लेकिन विवाद यहाँ पर कम है। मुख्य रूप से विवाद यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश को कई बार चीन क्लेम कर देता है, और विवाद यहाँ पर है जिसमें अक्साई चीन का इलाका और लद्दाख का बहुत बड़ा इलाकों पर कब्जा करके चीन बैठा हुआ है। तो ये मुख्य रूप से संकट है। प्रधानमंत्री जी का बयान था, इसलिए विवाद को समझना भी बेहद जरूरी था। मैंने आपको समझा दिया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। एक मिनट, अगले टॉपिक पर जाने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, हमने समाधान के लिए कौन कौन से तंत्र बना रखे हैं, मतलब बातचीत किन किन हम स्तरों पर करते हैं। सीमा विवाद समाधान तंत्र क्या है? सीमा शांति और अमन समझौता हमने किया हुआ है, 1993 में हस्ताक्षर किया गया था, जिससे बल प्रयोग के त्याग, LAC की मान्यता, बातचीत के माध्यम सीमा मुद्दा के समाधान का आह्वान किया गया था। और इन्हीं सब ट्रीटी को हम मानते हैं, इसीलिए हमारे बीच में अभी भी बातचीत चल ही रही है सैन्य कमांडरों के स्तर पर। LAC पर सैन्य क्षेत्रों में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता, द एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC, इस पर 1996 में हस्ताक्षर किया गया, जिसमें LAC पर असहमति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन की पूर्व सूचना देने, मानचित्रों का आदान प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई थी। कि मान लीजिए भारत की बहुत बड़ी आर्मी की पूरी कंपनी का मार्च हो रहा है कहां पर, तो चीन के सीमा की तरफ में, किसी युद्धाभ्यास या किसी भी चीज को लेकर, तो उसको हमें पहले किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? हमें चीन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और चीन अगर इस तरह का मार्च कर रहा है तो उसको भारत को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये भी साइन हमने किया हुआ है। हम मानचित्र का भी आदान प्रदान करते हैं समय समय पर, यह भी एग्रीमेंट किया हुआ है। सीमा रक्षा सहयोग समझौता हमने किया हुआ है, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2013 के देप्सांग घाटी घटना के बाद हस्ताक्षर किया गया। तो 3 हमने सीमा मुद्दों को सॉल्व करने के 3 हमने कोऑपरेशन को पर हस्ताक्षर कर रखा है, समझौतों पर हस्ताक्षर कर रखा है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है जिसमें NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT ने पंजाब गवर्नमेंट से बोला है कि आप मुझे ये बताओ कि 2024 से पहले 2024 समाप्त होने से पहले किस प्रकार से 19 मिलियन मीट्रिक टन, जो 19 मिलियन टन जो है ये आप स्टेबल जो होते हैं पराली उनका निदान आप कर लोगे। इसका जरा हमें उपाय समझाओ, हमें तो उपाय समझ में आ नहीं रहा है। इस चीज़ पर NGT ने सवाल पूछे हैं, किससे? पंजाब गवर्नमेंट से पूछे। तो NGT को तो हम लोग समझेंगे ही, पराली प्रबंधन को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस न्यूज़ को जरा देखिए ध्यान से। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज टोल्ड पंजाब टू सबमिट May 5, उन्होंने बोला है कि अपना रिपोर्ट और अपने उपायों को लिखकर हमें भेजिए। पहला उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, चौथा उपाय, और इसके द्वारा हम इतने बड़े स्तर पर पराली का निदान करने जा रहे हैं, वो उपाय हमें आप लिखकर जरा भेजिए। इसीलिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ इस समाधान पर जरा फोकस किया कीजिए, सोचा कीजिए। अब ये उपाय कौन लिखेंगे? तो कोई बड़े सीनियर ऑफिसर जो IAS UPSC या PCS पास करके गए वही लोग तो उपाय लिखेंगे, कोई मंत्री महोदय थोड़ी ना उपाय लिखेंगे। तो वही उपाय लिखकर पंजाब गवर्नमेंट NGT के समक्ष आएगी 5 मई तक, और अगर नहीं आई तो फिर भारी भरकम जुर्माना NGT लगाती है। NGT में आप भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप रात्रि को सो रहे हैं, लेकिन आपके बगल में कोई काम चल रहा है जिसके कारण से आपको परेशानी हो रही है, तो डायरेक्ट NGT के पास जा सकते हैं और उसका जो आदेश है वो लाकर चिपका दीजिए, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी वहाँ पर काम करने की। द ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच ऑफ चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और भी कई सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को फैसला दिया है। उन्होंने बोला कि देखिए दरअसल होता क्या है, नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स हैं, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर क्या होता है ना कि धान बोने के लिए यहाँ पर एक एक्ट है, पंजाब के एक एक्ट के बारे में बताता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को।
कुछ भी इधर उधर की चीज़ें मत सोचिए, बस सुनिए। पंजाब सरकार ने एक एक्ट पारित किया हुआ है, जिस एक्ट के तहत ये रूल बनाया गया है कि 10 जून से पहले अगर आपने धान बोया तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 10 जून से पहले कोई भी व्यक्ति धान नहीं बो सकते हैं। जून में भी अंत तक, जुलाई तक भी कई बार चला जाता है अगर गवर्नमेंट उसको बढ़ा देती है तो। इससे क्या होता है, पंजाब में भूजल को संरक्षित करने के लिए एक्ट बनाया गया था, जिसमें वर्षा जब तक सही से नहीं होने लग जाती है तब तक आप धान नहीं बोते हैं, और अगर आप धान बोते हैं तो आप पर जुर्माना लगा सकती है सरकार। इससे क्या होता है, भौम जल को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने एक्ट बनाया। अब इससे क्या होता है, धान बोने में थोड़ी सी देर हो जाती है। अब धान अगर बोएंगे देर से तो हम धान को काटेंगे भी देर से। अब अगर धान को काटेंगे देर से तो गेहूं लगाने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो समय बिल्कुल ही कम होगा। वैसे भी भारत के पश्चिम भाग तक मानसून के आने में देर हो जाती है कई बार, तो इसलिए धान ये लोग देर से बोते हैं, तो धान फिर देर से काटेंगे तो गेहूं लगाने के लिए फिर समय कम बचेगा। इसलिए पराली को, अपने यहाँ बिहार में क्या होता है, पराली को हम खेत में छोड़ देते हैं, वो सड़ जाता है। लेकिन पंजाब में क्या करते हैं लोग, एक तो मशीन से धान काटते हैं, तो शीश केवल काट के ले जाते हैं, बाकी नीचे का पूरा पराली रह ही जाता है, जिसको पुआल बोलते हैं। अपने यहाँ पर पशु चारा के तौर पर उसका उपयोग किया जाता है। पुआल वैसे खराब होता है पशुओं के लिए। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं, खेत अब इनको साफ करना है गेहूं बोने के लिए, तो ये लोग आग लगा देते हैं। आग लगाने से भारी प्रदूषण होता है और पूरा नॉर्थ इंडिया नवंबर से लेकर फरवरी तक बिल्कुल एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। तो पंजाब सरकार को इसीलिए एनजीटी ने पूछा है कि हाँ भाई आ जाओ, ये मुझे बताओ कि पराली प्रबंधन को लेकर क्या क्या किया है और किस प्रकार से 19.50 मिलियन टन जो पैडी स्ट्रॉ जो होते हैं, जिनको पराली कहा जाता है, उसको किस प्रकार से आप निपटान करोगे, जरा मुझे बताओ। ये पूछा गया है किससे, पंजाब गवर्नमेंट से। तो मैं आपको एनजीटी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और पराली प्रबंधन के कुछ उपाय बता देता हूं आपको, जिससे अगर आपसे पूछा जाए पराली प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है तो उसके उपायों को आप लिख सकें। देखिए एनजीटी कैसे काम करती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसका नाम है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। 18 अक्टूबर को हरित अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत में इसकी स्थापना की गई थी। दुनिया भर में पर्यावरण से संबंधित हाईकोर्ट लेवल का एक कोर्ट स्थापित करने का भारत को श्रेय जाता है। एनजीटी का स्थापना से भारत एक विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का पहला विकासशील देश बन गया था। इससे पहले न्यूजीलैंड वगैरह स्थापित किए गए थे, लेकिन विकासशील देशों में भारत पहला देश था जिसने पर्यावरण से संबंधित चीजों को लेकर एक ट्रिब्यूनल ही स्थापित कर दिया, जिसको हाई कोर्ट के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एनजीटी से फैसला पाने के पश्चात आप किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए। इससे केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही इस तरह के निकाय की स्थापना की थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटान करना है, जिससे देश के अदालतों में लगे मुकदमों को बोझ को कुछ कम किया जा सके, और इसीलिए एनजीटी को स्थापित किया था। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पूना, कोलकाता और चेन्नई में भी इसका कार्यालय स्थित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटान 6 महीने के भीतर हो जाए। अगर कोई मुद्दा गया है एनजीटी के पास तो 6 मंथ के अंदर उसका निपटान होना जरूरी होता है। निपटान हो जाएगा। टाइमलाइन बना हुआ है इस पर। इस टाइमलाइन को ध्यान में रखिएगा, यही पीटी में पूछ लेगा। एनजीटी की संरचना क्या है? एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। वे 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की उम्र के जो भी पहले हो तक पद पर रहेंगे। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। एक बार जॉब मिल गया तो उसके बाद आपको हटना पड़ेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। शक्तियां और क्षेत्राधिकार की अगर हम लोग बात करें, अधिकरण का न्याय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्यावरण अगर शामिल है इसमें, तो उन सभी मुद्दों का समाधान कर सकता है। कानूनी अधिकार को भी शामिल करता है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि वो देश भर पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति से संपन्न है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के अनुसार ये सुओ मोटो, यानी कि खुद से न्यूज़पेपर में देखा कि आज यहाँ का पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है या यहाँ पर पर्यावरण के कारण कुछ दिक्कतें पैदा हो रही है, झट से उस जगह के जो प्रशासक हैं उनको ये तुरंत भेज सकती है समन कि भाई हाजिर हो, जवाब दो यहाँ पर।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एनजीटी की भूमिका केवल न्याय निर्णय तक सीमित नहीं है। ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभानी होती हैं जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक भी हो सकती है। मैंने जो आपको पहला एग्जाम्पल दिया कि अगर आप सोने जा रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, किसी कारण से कोई काम चल रहा है, मान लीजिए आपका घर मेट्रो स्टेशन के समीप में स्थित है जहाँ पर मेट्रो पर कुछ बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। ये केस है, ये दिल्ली के एक बच्चे ने एनजीटी में केस कर दिया था। उसके बाद एनजीटी ने उस जगह के काम को रुकवा दिया था कि आप रात्रि में स्लीपिंग आवर 10 से सुबह के 8 बजे तक आप काम नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर काम रोकना पड़ गया था। ये मैं क्या बताता हूँ, बड़ा ही पीपल फ्रेंडली कोर्ट होता है ये सामान्य तौर पर, हर जगह एक्सेप्शनल होते हैं। वह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संस्था 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने का एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद निवारक व प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत को लागू करे। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण, किसी अन्य पर्यावरण क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति को बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण भी करवा सकता है। एनजीटी इस प्रकार से आदेश जारी कर सकती है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनियम का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। कारावास 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों मिल सकता है। बिहार गवर्नमेंट पर कुछ दिन पहले ही एनजीटी ने 3000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था कचरा का सही से निपटान नहीं करने के लिए। एनजीटी ने कुछ समय पहले ही लगाया था और जुर्माना राशि लेकर बिहार सरकार को बोला था कि अब इस राशि का उपयोग आप क्या करेंगे, तो कचरा प्रबंधन में करेंगे। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी पर्यावरण संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई करती है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको तो जरूर पढ़कर जाइएगा। अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। पीटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाकर इससे सवाल पूछा जा सकता है। मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये पर्यावरण संबंधित आज तक का सबसे विस्तृत एक्ट में से एक है। विस्तृत एक्ट में से पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। जैव विविधता अधिनियम 2002 भी है, इसके तहत कुछ शक्तियां मिली हुई हैं। पराली दहन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं रोकने के लिए, दहन के अलावा कौन कौन से उपाय हैं, तो जैव एंजाइम पूसा नामक जैव एंजाइम को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पराली दहन के एक समाधान को विकसित किया गया। छिड़काव करते यह एंजाइम 20 से 25 दिन में पराली को विघटित कर खाद में बदलना शुरू कर देता है। तो पूसा एंजाइम किस लिए है, तो पराली को खाद बदल देता है ये। पैलेटाइजेशन, धान के पुआल को सुखाकर गुटिका या पैलेट्स के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, जिसे फिर कोयले के साथ मिलाकर थर्मल पावर प्लांट और उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया पैलेटाइजेशन। आपसे ही पूछ लेगा कि जैव एंजाइम पूसा, पैलेटाइजेशन, हैप्पी सीडर, ये तकनीक किन से संबंधित है, ये तकनीकें जो हैं पराली प्रबंधन से संबंधित है। इस प्रकार से सवाल बना सकता है। सवाल दिखना चाहिए आपको, बहुत बार मैंने बोला है, एक ही बात बार बार बोलता हूँ, सवाल नहीं दिख रहा है तो पढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आपसे यही पूछेगा पूसा एंजाइम जो है, जैव एंजाइम पूसा, बायो एंजाइम है ये, पैलेटाइजेशन, हैप्पी सीडर तकनीक, ये सब किस चीज़ से संबंधित हैं, ये तकनीकें किन चीज़ों से संबंधित हैं, तो पराली प्रबंधन से संबंधित हैं। धान के पुआल को सुखाकर ये पढ़ दिया। हैप्पी सीडर, पराली के जलाने के बजाय हैप्पी सीडर नामक एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन का उपयोग किया जा सकता है जो धान के डंठल को काटकर ऊपर उठाती है, खाली भूमि पर गेहूं के बीज रोपती है और फिर उसके ऊपर इन डंठलों को पलवार यानी कि मल्च की तरह बिछा देती है। जिससे क्या होता है, जिससे वो बीज भी सुरक्षित रहते हैं और ये मल्चिंग भी इस प्रक्रिया पूरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ का इनोवेटिव मॉडल है, यह एक अभिनव प्रयोग है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत गौठान स्थापित किया जाना शामिल। जिसके तहत क्या किया जाता है, प्रत्येक गाँव में स्थापित 5 एकड़ का एक आकार का भूखंड होता है जहाँ पर लोग पराली दान करने आते हैं। अपना अपना पराली रख दो, उसके बाद यहाँ पर एंजाइम डाल दिया जाता है और गाय का गोबर डाल दिया जाता है। उसके बाद साथ ये खाद में बदल जाता है और खाद का सभी लोग उपयोग कर लो। तो ये भी एक बड़ा ही बेहतर तकनीक माना जाता है। छत्तीसगढ़ का मॉडल है, केस स्टडी के तौर पर इसको यूज़ कीजिएगा उदाहरण देने के लिए। और जब आप लिखते हैं समाधान तो वहाँ पर इस तरह का उदाहरण शानदार होता है, केस स्टडी के तौर पर काम करता है ये। अन्य वैकल्पिक उपयोग, पराली का अन्य कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। पशु चारा, कंपोस्ट खाद, ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पर निर्माण, पैकेजिंग सामग्री, कागज तैयार करने के लिए, बायोएथेनॉल तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो
पराली प्रबंधन और एनजीटी के फैसले, एनजीटी की संरचना सब समझा दिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला ये टॉपिक है, ये पीटी से संबंधित है आपका। देखिए क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि पहली बार 40 वर्षों के पश्चात इस तरह का समय आया है कि पहली बार भारत की किसी फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें इसको सम्मानित किया जाएगा। इस फिल्म का क्या नाम है? फिल्म मेकर का नाम है पायल कपाड़िया। ये पायल कपाड़िया जी हैं। ये कहाँ से पढ़ी लिखी हैं? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो फिल्म है IIFT के ये छात्रा हैं। FTII के, सॉरी क्या नाम है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII के छात्रा हैं ये, और वहीं से जुड़ी हुई हैं। छात्रा क्या, अब तो फिल्म बनाती हैं। इनके फिल्म का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, यही इसका नाम है। और इसी को कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जा रहा है। और 40 वर्षों के बाद भारत की किसी फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया जाएगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अवार्ड का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अवार्ड का जो प्राइज़ का नाम है फ्रांसीसी भाषा में है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। पाल्मे डी और ऐसे ही करके नाम है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जा सकता है। इससे पहले कौन सा अवार्ड को मिला था? तो मृणाल सेन है, उनका फिल्म था खारिज। इसको 1983 में ये अवार्ड प्रदान किया गया था। मृणाल सेन की फिल्म खारिज को 1983 में इससे पहले ये अवार्ड प्रदान किया गया था। वर्तमान में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और इसी को प्रदान किया जा रहा है ये अवार्ड। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर इनकी बात करें हम लोग पायल कपाड़िया की, तो इनका एक और डॉक्यूमेंट्री आया था, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। क्या था उस डॉक्यूमेंट्री का नाम? ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ये इनकी डॉक्यूमेंट्री थी। इसको भी काफ़ी सारे अवार्ड प्रदान किया गया था। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा इतना, और इसके फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। और आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और कुछ अगर न्यूज़ छूटे होंगे, जैसे एक टॉपिक है इसरो का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने उसको आगे के वाले वीडियो के लिए रखा है। इसरो का PSLV का चौथा चरण जो है उसका हम लोग रीयूज कर रहे हैं, जिससे स्पेस में कोई भी डेब्रिस ना बचे। इस पर डिटेल डिस्कशन है आज के पेपर में, तो उसको हम लोग आने वाले वीडियो में आर्टिकल डिस्कशन के तौर पर करेंगे। चूँकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको थोड़े में से समझना नहीं है, डिटेल में समझेंगे उसको, ओके। और इसके तहत क्या है, स्पेस में डेब्रिस कम हो जाएगा। POEM तकनीक के बारे में हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियो में, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िएगा, ओके।